नमस्ते, मेरा नाम है हिरनजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि लकड़बग्गे के सनस्क्रीन लगाने से टाइगर चाय नहीं बेचता। समझ रहे हो ना? मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने परसों हमारे देश सरजमीन है कोरिया जनूबिया की खबरें अपनी टीवी पर देखी होगी, वो शायद मुझसे ये सवाल उल्टा पूछेंगे कि क्या भाई आपके हालात ठीक है। इवन मैंने तो कई दिनों के लिए अपने यूट्यूब को थोड़े साइड में कर रखा था, लेकिन जब से आप लोगों के इतने सारे कमेंट देखे मेरे प्रति चिंता जताते हुए, तो सोचा कि चलो हमारे देश के सूरत हाल और फिर आखिरकार हमारे देश में हुआ क्या है और मेरी स्थिति कैसी है, और फिर इसके नतीजातन हमारे देश, हमारे अर्थव्यवस्था और फिर हमारे लोगों की जिंदगी में क्या क्या असर पड़ा कोरिया में जो मार्शल लॉ लागू किया गया था। मैं आज उसके ऊपर एक पूरी कहानी बताने वाला हूं कि उसका बैकग्राउंड क्या था और फिर हुआ क्या है और फिर मेरी स्थिति कैसी है और फिर हमारे देश की सूरत हाल कैसा है। तो आओ यार शुरू करते बिना किसी हिरण के। देखो, शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो मार्शल लॉ का तात्पर्य यह निकलता है कि जब देश में स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़े, युद्ध या फिर गृह युद्ध या फिर किसी पड़ोसी देश के आक्रमण के कारण जब देश में स्थिति हुकूमत के हाथों से चल नहीं सकती, तो हुकूमत अपने देश चलाने के अधिकार, जिसको हम सत्ता कहते हैं, सत्ता को आर्मी के हाथ में दे देता है। यानी वैसे भारत में प्रधानमंत्री की चलती है और फिर कोरिया में राष्ट्रपति की चलती है। यानी जो देश के प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के जो सर्वप्रथम डिसीजन लेते हैं वो हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जब देश में कोई आपातकालीन स्थिति जैसे युद्ध, गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और फिर जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हमारे सिर्फ अकेले सरकार के हाथों इस स्थिति को संभाला नहीं जा सकेगा, तो सत्ता को कुछ दिनों के लिए यानी एक अनिश्चित समय के लिए आर्मी के हाथों में दे देता है। और उसके नतीजातन आर्मी के जो सबसे चीफ होते हैं, सबसे बड़े चीफ के हाथ में यह अधिकार आ जाता है कि वो हमारे देश के सुरक्षा के खिलाफ यानी हमारे देश के अर्थव्यवस्था के खिलाफ जो व्यक्ति उनको संदिग्ध लगे, उनको खतरनाक लगे, उनको बिना वारंट के यानी बिना ऐसे आदेश के उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं और फिर जो देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उनको सही उपाय लगे वो बिना पूछे अपने देश में यानी हमारे सरजमीन के अंदर लागू कर सकते हैं। लेकिन वैसे हमारे संविधान में लिखा गया है कि इस मार्शल लॉ को लागू करने के लिए कुछ विशिष्ट स्थितियां होनी चाहिए, जैसे कोई युद्ध हो गया या फिर युद्ध के बराबर कोई आपातकालीन संकट, इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तभी जाके मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। लेकिन जैसे आपको तो पता ही है कि हर देश में जब भी कोई मार्शल लॉ लागू हुआ है तो क्या हमारे देश में उत्तर कोरिया ने हमला किया था या फिर गृह युद्ध हुआ था, ऐसा घंटा कुछ नहीं हुआ। इवन अगर आप हमारे देश दक्षिण कोरिया के इतिहास को खंगालेंगे तो अभी तक, जब से दक्षिण कोरिया की स्थापना हुई तब से लेकर अभी तक हमारे देश के इतिहास में अभी 2 दिन पहले जो मार्शल लॉ लागू किया गया था उसको मिलाकर 17 बार मार्शल लॉ आपातकालीन लागू किया गया था। और बिना युद्ध के यानी एक्चुअली सत्ता को बचाए रखने की वजह से। देखो, इस बार जो 3 दिसंबर की रात को हमारे राष्ट्रपति की तरफ से हमारे पूरे देश में आपातकालीन मार्शल लॉ लागू किया गया, उसकी वजह जो कि राष्ट्रपति जी के बयान से दिया गया है, उसकी वजह यह थी कि जो हमारे देश के सुरक्षा को खतरे में डालने वाले यानी उत्तर कोरिया के समर्थक हमारे देश के बजट को, हमारे देश के प्रशासनिक ढांचे को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमारे आजादी दक्षिण कोरिया की रक्षा करने के लिए अपने दिल से खून खोलने के भावना के साथ अपनी जनता से अपील करता हूं कि हमारे देश में मार्शल लॉ लागू किया जाता है। और इस मार्शल लॉ में उन्होंने जो एजेंडा दिया था यानी उन्होंने जिस हवाले इस मार्शल लॉ को लागू किया था वो ये था कि हमारे देश के कुछ उत्तर कोरिया के समर्थक हमारे देश के बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था ढांचे तथा बजट के ढांचे को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उन समर्थकों को रोकने के लिए यह मार्शल लॉ उनके लिए लागू करना जरूरी था। मतलब ये वजह बोल के 3 दिसंबर की रात को यानी आज से 2 दिन पहले अचानक पूरे खबर में ये बात फैल गई कि मार्शल लॉ ऑफिशियल रूप से लागू किया गया है। और कोरिया में, इंडिया का तो नहीं पता, और कोरिया में जब मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो सबसे पहले लोगों की मजलिस पर पाबंदी लगा दिया जाता है और फिर किसी तरह के पार्टी की गतिविधि और राजनीतिक गतिविधि, इस तरह के गतिविधियों पर पाबंदी लगाया जाता है। और उसके बाद जब मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया 2 दिन पहले, तो सबसे पहले आर्मी वाले के चीफ ने अपने आर्मी को नेशनल असेंबली की तरफ तैनात किया, क्योंकि
हमारे देश के संविधान के अनुसार जब मार्शल लॉ को लागू कर दिया जाता है और जब नेशनल असेंबली के जो संसद होते हैं वहां के 150 से भी ज्यादा, मतलब सटीक संख्या तो मुझे एग्जैक्टली दिमाग में याद नहीं आ रहा, लेकिन एक निश्चित संख्या से ज्यादा संसद के मेंबर अगर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और फिर उस बिल को पारित करते हैं तो राष्ट्रपति को बिना किसी शर्त के तुरंत अपने मार्शल लॉ को वापस लेना चाहिए, जो कि संविधान में लिखा गया है। लेकिन इस बात में एक कमी यह है कि अगर राष्ट्रपति को मार्शल लॉ को हटवाना है तो सबसे पहले नेशनल असेंबली के कुछ एक निश्चित संख्या से ज्यादा मेंबर्स के द्वारा इस बिल को पारित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जब अगर आर्मी को नेशनल असेंबली की तरफ इसलिए भेज दिया गया क्योंकि अगर नेशनल असेंबली के अंदर मेंबर्स इकट्ठे ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि बिल तो पारित नहीं होगा, और जब तक बिल पारित नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति जितना चाहे, जितना टाइम चाहे, जितनी अवधि चाहे मार्शल लॉ को लागू कर सकता है, जो कि हमारे देश के इतिहास में अपने सत्ता पाने के लिए, अपने हुकूमत को बनाए रखने के लिए या फिर अपने निश्चित काल अवधि को बढ़ाने के लिए कई राष्ट्रपति द्वारा इसका गलत उपयोग किया गया था। इसके रिकॉर्ड हमारे इतिहास में है। लेकिन अफसोस इस बार यह हुआ कि आर्मी वालों को भी ना शायद इस बात की भनक नहीं थी कि उनको नेशनल असेंबली की तरफ भेज दिया जा रहा है, और कोरिया के लोगों ने इतिहास के क्लास में यह बात तो इतनी अच्छी तरह से रट ली है कि अगर आर्मी वालों को जब यह आदेश मिलता है कि उनको बॉर्डर पे नहीं बल्कि नेशनल असेंबली की तरफ तैनात किया जा रहा है तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि सत्ता की तरफ से मार्शल लॉ लागू किया गया है। और फिर शायद इस बार आर्मी वालों के चाल गतिविधि और उनके एक्टिविटी को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो लोग इस बात से यानी इस फैसले से खुश थे। और जाहिर सी बात है कि आर्मी वालों ने शायद जानबूझकर नेशनल असेंबली में जाने में बहुत बड़ी देर कर दी, और फिर जाहिर सी बात है कि यह बात सुनकर हमारी जनता ने, लोगों ने, इवन विपक्ष दल के लोगों ने, इवन उसके पार्टी के यानी राष्ट्रपति जिस पार्टी में है उसके पार्टी के सारे लोगों ने, कई सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष दल ने तुरंत नेशनल असेंबली के अंदर एक बैठक बुलाई इस बिल को पारित करने के लिए, और फिर जब बिल को इस तरह से बिल पे प्रश्न उठाया गया तो नेशनल असेंबली में इकट्ठे सारे के सारे मेंबर ने उस बिल को पारित करने के ऊपर सहमति जताई, जिसके सहमति को पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास यानी 3-4 घंटे के बाद शायद ये सहमति उनके पास पहुंची थी। और हमारे संविधान के अनुसार जब सारे बहुमत से यानी बहुमत से ज्यादा, इवन यहां पे तो किसी भी बंदे ने नेशनल असेंबली में इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, जब पूरे सहमति के साथ राष्ट्रपति के साथ इस बिल पहुंचा तो उनके पास मार्शल लॉ को हटवाने के अलावा कोई चारा तो नहीं बचा। तो उसके नतीजतन मार्शल लॉ को लागू करने के लगभग 3.5 घंटे के बाद राष्ट्रपति एक बयान जारी करके कहता है कि मार्शल लॉ को अभी हमारे देश से ऑफिशियली हटा दिया जाता है। तो कोरिया के मार्शल लॉ, जो कि पूरे कोरिया के साथ पूरे दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया था, जिसने हमारे देश के मुद्रा के वैल्यू को एक झटके से गिरा दिया, वो तो आखिरकार 3.5 घंटे में खत्म हो गया। और जब ये खबर फैली कि 3.5 घंटे में मार्शल लॉ को खत्म कर दिया गया है तो जो लोग इसके विरोध में सड़कों पे उतरे थे, जो लोग इसके विरोध में नेशनल असेंबली के सामने गए थे, वो सारे के सारे लोग अपने आप इधर तितर बितर हो गए, क्योंकि जिस बात के लिए वो लोग आए थे और वो मार्शल लॉ ही खत्म हो गया तो उनके पास वहां पर रहने की कोई वजह नहीं थी। इसलिए वो लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर चले गए। और फिर मैं उस दिन रात को 2 बजे तक ये न्यूज देख रहा था कि कल मेट्रो का क्या होगा अगर सही में, यानी कि 3 घंटे बाद इस मार्शल लॉ को खत्म नहीं किया जाता, और फिर अगर नेशनल असेंबली के दरवाजे को सक्सेसफुली बंद करके वहां के सांसद लोग इस बिल को पारित करने के लिए आते ही नहीं, और फिर उनके ना आने की वजह से इस मार्शल लॉ को अनिश्चित काल तक बढ़ावा दिया जाता, विस्तारित किया जाता, तो काम पे जाने से ना जाने से सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी जिंदगी का इसके सीधे असर पड़ सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मार्शल लॉ में आर्मी वालों के पास देश के सत्ता को चलाने का अधिकार आ जाता है, तो वो लोग अपने देश की सुरक्षा के खिलाफ जो बंदा संदिग्ध लगे, जो बंदा उनको आरोपी लगे, उनको बिना आरोप के यानी बिना किसी वारंट के उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि उससे हमारे देश के अर्थव्यवस्था को, लोगों के आज़ादी को, लोगों के चहल पहल को काफ़ी ज़्यादा असर पड़ना तो तय था। और फिर उसके बाद मार्शल लॉ के ख़त्म होने के बाद जब हमारे देश का मनी एक्सचेंज मार्केट खोला, स्टॉक मार्केट खोला, तो जाहिर सी बात है कि सारे स्टॉक का दाम तो धड़म हमारे देश के वन, जिसको भारत के रुपए कहा जाता है, हमारे देश की मुद्रा का वैल्यू धड़म एकदम, अभी देख रहा हूँ कि
होता क्या है। आजकल काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और फिर विपक्ष दल तो इससे इतने ज़्यादा नाराज़ हैं कि राष्ट्रपति के अपने पद से हटवाने की बात तक कर रहे हैं। और अगर मेरे सूरत हाल पूछो तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे देश में कोई मतलब ऐसा घायल नहीं हुआ है, लोग ठीक है, अपनी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन सांसद में यानी सियासत में बहुत गर्मा गर्म आग जो छिड़ गई है वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, उल्टा बढ़ती जा रही है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी सीखने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख एक को, सबक सबको। जय हिंदुस्तान, जय साउथ कोरिया।